नाज़रीन आदाब। आज हम आ गए हैं प्रोफ़ेसर अरुण कुमार जी के घर पे। अरुण कुमार जी एक बहुत ज़िम्मेदार अर्थशास्त्री हैं, देश दुनिया के साथ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरी पकड़ रखते हैं। तो आज हम हालिया आए बजट के हवाले से अरुण कुमार जी से कुछ ज़रूरी सवाल करेंगे। अब सीधे चलते हैं हम अरुण कुमार जी के पास। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नए धन्यवाद। सेशन ऑफिशियल चैनल में। सर, ये भी हाल में बजट आया है, उसके हवाले से हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी हाँ। पहली बात तो ये है कि अभी आपने देखा 2-3 महीने पहले एक अंतरिम बजट आया था, अब उसके बाद फिर से बजट आया। तो आपको क्या लगता है कि ये अंतरिम बजट एक क्या पॉलिटिकल बजट होता है या कुछ हाइलाइट करने के लिए होता है? ये अंतरिम बजट क्यों पेश करते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि साल के शुरू होते हुए बजट आए और अंत में उसकी पूरी एक समीक्षा हो कि हमने क्या किया? ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों है सर? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन था, तो इलेक्शन के पहले जो बजट आया, जो फरवरी 1, 2024 में, जी। वो पूरे साल का बजट नहीं हो सकता। वजह उसकी ये है कि हो सकता है नई सरकार आए, उनकी प्राथमिकता कुछ और हो, वो शायद कुछ और करना चाहें, तो इसलिए एक इंटरिम बजट होता है। तो इंटरिम बजट उन्होंने पेश किया फरवरी 1, 2024 को। उसके बाद सरकार बन गई, तो सरकार का अब क्या प्राथमिकता है, तो वो जुलाई में बजट पेश हुआ। तो जुलाई का जो बजट है वो एक तरह से कहा जाए तो पूरे साल का बजट है, मतलब वो जो साल अभी चल रहा है, जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ना, उसका बजट है। अब जो बजट पेश हुआ है वो अगले साल का बजट है। बजट हरदम होता है अगले साल के लिए, तभी उसमें जो आपको सुनने में आता है कि बजट एस्टिमेट है कि हम शिक्षा पे कितना खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे कितना खर्च करेंगे, हम रोजगार के लिए कितना खर्च करेंगे, हम कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना देंगे, तो अगले साल हम क्या करेंगे। तो बजट का मकसद ये होता है कि आप सरकार के तौर पे कितना टैक्स लेंगे, कितने बाकी रिसोर्सेज लेंगे और किस तरह से उसको खर्च करेंगे। अब क्यों आप ये सब कर रहे हैं, वो इसलिए कि इस साल में जो चल रहा है उसमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उनका हल निकालना है और आगे क्या योजना है, आपको किस तरह से अपने गोल्स अचीव करने हैं, उसका उसमें है। तो बजट में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो कोई अगर परेशानियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, उनका हल निकालना, और आगे का जो विजन है उसको हम पूरा कैसे करें। तो इसलिए जो इंटरिम बजट जो मतलब पिछले एक साल पहले करीब करीब आया था, नवंबर में नहीं शायद नहीं, बीच में वो इंटरिम बजट नहीं था। इंटरिम बजट तो था मतलब जब सरकार को लगा कि भाई अब तो हमारे पास 3 महीने रह गए हैं, तो वो एक तरह से इंटरिम बजट है। ये जो जुलाई का बजट था, है ना, वो तो एक तरह से पूरा बजट है साल का, है ना, क्योंकि उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका ब्यौरा देखते हुए फिर आगे पूरे साल की योजना है। तो पूरे साल की योजना तो इंटरिम बजट में भी थी, पर उस समय आप कोई नई पॉलिसी नहीं कर सकते, कोई नई चीज नहीं कर सकते, तो जो चल रहा है करीब करीब उसी प्रकार से उसको चलाते रहना है। क्या इसका कोई एंगल पॉलिटिकल नहीं होता है? पॉलिटिकल एंगल है कि क्योंकि सरकार बदल सकती है इलेक्शन में, इसलिए आप सरकार के हाथ ना बांध दें, तो इसलिए उसको आप एक इंटरिम बजट, मतलब एक तरह से टेम्पररी फीचर है कि जो चल रहा है वही चलता रहे। फिर जुलाई में जो बजट आया वो पूरा बजट है एक तरह से, तो जुलाई में आया था इस साल के लिए। सर, ऐसा आप हमेशा देखते होंगे, आप इतनी गहरी समझ रखते हैं कि जैसे सरकार पूर्ण बजट में भी एक जो अमाउंट किसी चीज़ पे रखती है, जैसे महिला सशक्तिकरण है, नल से जल योजना है, ये तमाम उस पे जो बजट रखती है, और जब हम साल का अंत होता है, तब हम ये देखते हैं कि उसमें से करोड़ों रुपए सरकार खर्च नहीं करती। और हम ये कहते हैं कि हमें देश को आगे ले जाना है, तो ऐसा क्यों होता है सर? क्या इसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि आपने 98 करोड़ रुपए जो है स्किल इंडिया में रोक लिए, आपने शिक्षा में रोक लिए और स्वास्थ्य में रोक लिए आपने पैसे, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सिस्टम होना चाहिए इसके लिए? तो इसलिए बजट जो आता है ना, तो उसमें एक होता है कि बजट एस्टिमेट, मतलब आने वाले साल में आप कितना खर्च करेंगे, है ना, लेकिन वो तो प्रोजेक्शन है। और वो प्रोजेक्शन क्यों है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सरकार वाहवाही लूटना चाहती है कि हमने शिक्षा में इतना दिया, स्वास्थ्य में इतना दिया, गरीबों को इतना दिया, दलित को इतना दिया, नॉर्थ ईस्ट को इतना दिया, है ना, ये सारा। लेकिन उतना कैपेसिटी भी नहीं है खर्च करने की सरकार की, और दूसरी मंशा भी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है तो फिर इतना बजट एस्टिमेट क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे अच्छा लगे,
अगर वो मतलब किसी को दिखाना है, हाँ, देखिए हमने तो इतना दिया, हाँ, है ना, हाँ, तो लोगों को याद नहीं कि कितना खर्च हुआ। हाँ, कोई ये नहीं जाके देखता कि कितना खर्च हुआ। खर्च हुआ। तो वो आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट में। हाँ, मतलब जो अभी तक की परफॉर्मेंस हुई, हाँ, जब बजट तैयार हो रहा होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हाँ, में, हाँ, तो उस समय होता है कि अच्छा ये पूरा नहीं खर्च होगा, इतना खर्च होगा, तो उसको रिवाइज्ड एस्टिमेट बोलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद एक्चुअल होता है, वो एक्चुअल 1 साल बाद आता हाँ, है ना? हाँ, तो एक्चुअल जब आता है तो 2 साल पहले बजट में क्या प्रावधान रखा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं ध्यान जाता है। देते हैं, हाँ, तो इसलिए ये सरकार की एक ट्रिक होती है कि अभी हम अपने बजट को बहुत अच्छा दिखाएं। दिखाएं। जैसे पिछले साल आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम रोजगार के लिए इतनी बड़ी स्कीम लाएंगे, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इतने लाखों बच्चों को नौकरी मिलेगी जब कॉर्पोरेट सेक्टर में, टॉप 500 कंपनीज में। लेकिन बजट में क्या प्रावधान था? वो 10,000 करोड़ रुपए था। 2 लाख करोड़ रुपए तो 5 साल में आप खर्च करने वाले हैं। तो ये भी एक ट्रिक होती है। तो सर इसको रोका नहीं जाना चाहिए, ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए हो गया। तो रोकने के लिए ऑपोजिशन को एक्टिव होना चाहिए, है ना? पर ऑपोजिशन भी एक्टिव नहीं होता है उसमें, क्योंकि ऑपोजिशन जब सत्ता में है, जिस प्रांत में है, वो भी यही करते हैं। तो बजट के साथ एक तरह से पब्लिक को गुमराह करना या पब्लिक में वाहवाही लूटना, ये एक रोल होता है बजट का, है ना? बहुत खराब तो है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो अहम चीजें हैं आज समाज के लिए, सब में यही होता है कि आप पहले तो 5 साल का बता देंगे, तो 5 साल में तो लगता है कि बहुत, पर वो इस साल आप कितना खर्च कर रहे हैं वो अलग चीज है ना? और दूसरी चीज है कि आपने दिखा दिया कि हमने बढ़ा दिया, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो है। तो अगर आपने, जैसे इन्फ्लेशन आज 5% चल रहा है, 6% चल रहा है, पर आपने सिर्फ 4% बढ़ाया, तो मतलब कि पिछले साल की तुलना में असली में आप कम खर्च करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक होती है। तो इस तरह की कई ट्रिक होती है कि आप बढ़ा के दिखा दें, ना खर्च करें, है ना, और एक्चुअल में और भी कम हो। दूसरा, आप नॉमिनल टर्म में बढ़ा दें, पर एक्चुअल में वो रियल टर्म में नहीं बढ़ेगा, है ना? या 5 साल का प्रावधान। देश में होता है या सारी दुनिया में ये होता है कि जनता को एक तरह से पहले गुमराह करो, उसके बाद रियल पिक्चर कुछ और हो? क्या हमारे देश में होता है? आप अर्थशास्त्री, आप बेहतर जानते हैं। देखिए, जो उन्नत देश हैं वहां पे करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जवाबदेही ज्यादा होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग कंट्रीज हैं, वहां पे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जवाबदेही नहीं है, पब्लिक इतनी कॉन्शियस नहीं है, पब्लिक इतना डिमांड नहीं करती है कि ये बजट में क्यों। तो हमारे बजट में भी अगर आप देखें तो क्या अचीवमेंट है, उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। उसमें ये बताया गया कि भाई अच्छा इतना हमारा था, इतना नहीं खर्च हुआ या इतना खर्च हुआ, पर वहां पे भी चीजें पूरी साफ तौर से नहीं दिखाई जाती। तो इसलिए ये जो सारा मसला है, उसमें ये परेशानी रहती है हरदम कि आप क्या खर्च कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसको सर समाधान क्या है? ये हमें लगता है कि बहुत फेक बातें हो जाती है ना, आपने करोड़ों करोड़ दिखा दिया और असल में हम उसका आधा भी, कई बार आधे से भी कम हो जाता है चीजें। इसका समाधान क्या है? पॉलिटिकल है। देखिए, जब पब्लिक कॉन्शियस होगी तो ऑपोजिशन भी अपना रोल प्ले करेगी। अभी पब्लिक कॉन्शियस नहीं है, पब्लिक आपसे डिमांड नहीं कर रही, तो ऑपोजिशन भी नहीं कर रहा डिमांड, है ना? क्योंकि ऑपोजिशन तो अपना पॉलिटिकल रोल तब प्ले करेगा जब वहां पे उनको लगेगा उनको वोट मिलेगा। और अगर वो सिर्फ यही कहते रहेंगे कि आपने ये किया और पब्लिक उसको जो अगर कंसर्न नहीं होगी, फिर वो नहीं करेंगे। तो इसलिए पब्लिक कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। सर अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस बजट में वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि ये 2047 में जब हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं। और हम देख रहे हैं अपने देश में शिक्षा के हालात कितने खराब हैं, स्वास्थ्य के हालात कितने खराब हैं, गांव में बिजली नहीं है, अभी तक पानी नहीं है। तो हम क्या इस 22 साल में एक विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, दो चीजें, ऐसा है कि अगर आप 1947 से कंपेयर करें तो चीजें काफी बदल गई हैं, है ना? मतलब बहुत सारे गांव में बिजली आ गई, वो नहीं होती थी। शिक्षा में बढ़त हुई, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, है ना? अब लोग कह रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी का जो एनरोलमेंट है वो 100% से ज्यादा है ना? क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो एक दो जगह एक्स्ट्रा जो एनरोल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकसित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विकसित से मतलब क्या है? तो विकसित का मतलब है कि आप जो रिच इनकम कंट्रीज हैं उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो रिच इनकम कैटेगरी का मतलब हुआ कि आपके जो प्रति व्यक्ति आय जो $14,000 आज के लेवल पे होनी चाहिए। अभी हमारी कितनी है? अभी हमारी करीब $2,700
प्रति व्यक्ति के करीब आए हैं। तो यहाँ से अगर आपको बढ़ के 22 साल में $14,000 प्रति व्यक्ति के उस पर पहुंचना है तो आपको 11% की ग्रोथ चाहिए, कम से कम ग्रोथ रेट 11%, है ना। हम जबकि हमारी 6% पे हैं। 6% अभी है, पर अगर पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो 4.8% की ग्रोथ है। तो इस ग्रोथ पे तो हम नहीं पहुंचेंगे वहां। अगर हमारा 8% भी ग्रोथ होता है जो सरकार कह रही है तो भी हम $9,000 प्रति व्यक्ति आय पे पहुंचेंगे। वजह उसकी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम उस समय 47 तक करीब करीब 160-162 करोड़ हो जाएंगे। आज 142 करोड़ है, 20 करोड़ अतिरिक्त होंगे, तो उनकी भी आमदनी उतनी और एक्स्ट्रा चाहिए। तो 8% भी 22 साल सस्टेन करना बहुत ही कठिन लगता है जब आज 4.8% है। तो इसलिए नहीं लग रहा कि हम वहां तक पहुंचेंगे। हम शायद मिडिल इनकम कंट्री रहेंगे। सरकार को क्या करना पड़ेगा कि हम 11% 22 साल हो, है ना, वो इसमें नहीं दिख रहा बजट में। क्योंकि अभी जो आप देखें तो पिछले साल Q2 में 8% का ग्रोथ रेट था, अब वो गिर के 5.4% हो गया। तो इसका मतलब तो खिसक रहा है नीचे, और वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड की प्रॉब्लम है। डिमांड की क्या प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है जिसमें 94% लोग काम करते हैं, उनकी आय नहीं बढ़ रही, और उनकी आय नहीं बढ़ेगी और जो इन्फ्लेशन से गिरावट होगी तो फिर डिमांड जो कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्री इन्वेस्ट कम करेगी, जब वो इन्वेस्ट कम करेगी तो ग्रोथ रेट गिरेगी। और ये हमने पैंडेमिक के पहले भी देखा। 2017-18 के Q4 में ऑफिशियली हम 8% की ग्रोथ रेट थी, लेकिन वो गिर के 2019-20 के Q4 में पैंडेमिक के एक क्वार्टर पहले वो गिर के 3.1% हो गई थी। और उसके पीछे भी यही वजह थी कि देश में गैर बराबरी इतनी बढ़ रही है। मतलब ऊपर का जो तबका है उसकी तो आमदनी खूब बढ़ रही है, नीचे का जो तबका है वहां पे नहीं। और इकोनॉमिक सर्वे में भी मेरे ख्याल में पेज नंबर 278 से 282 में ये दिखाया गया है कि रियल इनकम बहुत सारे वर्कर्स की गिरी है। तो अगर जो मास डिमांड है वो जनरेट नहीं होती है तो फिर आपका इंडस्ट्री भी जो उतना बढ़ेगा नहीं, और चाहे सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, पर जब इंडस्ट्री को लगेगा कि हमारे पास डिमांड कम है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं उतना बढ़ाएंगे जितना उनको बढ़ाना चाहिए। तो ये वजह है कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अभी मतलब 8% भी नहीं है, और ये 11% की तो बात दूर है। और सरकार क्या ट्रिक प्ले कर रही है, वो कह रही नहीं इन्फ्लेशन भी तो होगा तो हमारा नॉमिनल ग्रोथ में हम वहां पहुंच जाएंगे। पर मेरा मानना है कि आज की जो रियल इनकम है उसके कंपैरिजन में हमको चलना चाहिए, उसके हिसाब से 11% चाहिए। वो 11% का तो दूर, 8% भी मुश्किल ही लग रहा है कि सरकार अचीव कर पाएगी जब तक कि वो लोअर लेवल पर डिमांड नहीं जनरेट करती, जब तक कि गरीब तबका जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। और जो सरकार की सारी नीतियां हैं वो संगठित क्षेत्र की तरफ है, ना कि असंगठित क्षेत्र की तरफ। तो एक बहुत छोटे से क्षेत्र की तरफ सरकार का ध्यान है, 94% की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। और सर ये हो रहा है कि अभी अखबारों में भी खबरें बहुत रही और लोगों ने भी बड़ी खुशी के साथ स्टेटमेंट दिए कि 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, और बहुत लोग खुश हुए। तो मतलब 3 करोड़ 20 लाख लोगों की खुशी की बात थोड़ी सी मान सकते हैं, लेकिन जो बाकी 140 करोड़ के आसपास हैं उनके लिए क्या है, और ये क्या बड़ी खुशी की बात है कि इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, जो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें करीब 9.5 करोड़ है जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, या तो वो TDS पे करते हैं या वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन उसमें से भी करीब 6 करोड़ है जो कि टैक्स देते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आमदनी टैक्सेबल लिमिट से कम है। टैक्सेबल लिमिट 5 लाख होती थी, अब वो यहाँ पे 7 लाख कर दी थी, और 7 लाख से 12 लाख तक पे जो कर दिया है। तो इसलिए जो डेटा है उसके हिसाब से 9.5 करोड़ में से करीब 6.5 करोड़ हैं जो जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो टैक्स दे ही नहीं रहे थे, वो तो टैक्सेबल लिमिट से कम थी, या 12 लाख से कम है तो उनको टैक्स कवर। तो जो अभी 7 लाख और 12 लाख के बीच में है उनको फायदा पहुंचेगा, जो 12 लाख से ऊपर है उनको फायदा पहुंचेगा। तो उनकी संख्या कोई 3.5 करोड़, 2.5-3 करोड़ ऐसे करीब पड़ेगी। तो 100, जैसे आपने कहा 142 करोड़ में तो बहुत छोटा तबका है, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं 2.5 करोड़ लोग हैं तो वो तो उनके जब परिवार में 4.5 होते हैं तो समझिए 10 करोड़ हो गए।
पर मेरा मानना है कि ये जो 10 करोड़ है ये आंकड़ा भी सही नहीं है, क्योंकि जो अमीर तबका होता है वहां पे 2 या 3 अर्नर होते हैं, और खासकर जो बिजनेस होता है वो तो अपने 4-4, 5-5 उनके होते हैं। बच्चों के नाम पे भी टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल होता है। तो इसलिए जो 2.5 करोड़ है वो मतलब ये नहीं दिखाता कि इतने इंडिविजुअल है और इसलिए 4.4 से गुणा, ज्यादा से ज्यादा 2 गुना होगा। तो इसलिए मतलब वो कोई ऐसा समझिए 4-5 करोड़ है जिनको बेनिफिट होगा, पर बेनिफिट कितना होगा, वो 1 लाख करोड़ का बेनिफिट होगा जो हमारा टैक्स में वो है। तो 1 लाख करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था है करीब करीब 350 लाख करोड़ की, तो उसमें अगर आप देखें तो ये 0.3% ही जीडीपी का है। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन डिमांड इससे बनेगी, लेकिन इसका असर क्या है, क्योंकि आप फिस्कल डेफिसिट गिरा रहे हैं तो आपको कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस है, तो कहीं और कटौती करनी, तो कहाँ कटौती करेंगे, वो सारे असंगठित क्षेत्र में। तो आप शिक्षा में आप जो रियल टर्म में नहीं बढ़ोतरी कर रहे, स्वास्थ्य में नहीं कर रहे, आप एग्रीकल्चर जो अलाइड एक्टिविटीज में नहीं कर रहे, आप जो रूरल डेवलपमेंट में नहीं कर रहे, आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो गिरावट है, तो ये जो सारे जो असंगठित क्षेत्र को जो केटर करते हैं वहीं पे गिरावट है। मतलब असंगठित क्षेत्र की डिमांड कम हो जाएगी, तो जितनी डिमांड यहाँ बढ़ेगी उससे ज्यादा वहां डिमांड कम हो जाएगी असंगठित क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा वो गिरावट का होगा डिमांड का, ना कि बढ़ने का। तो इसलिए जो सरकार अचीव करना चाह रही है उसका उल्टा असर होने वाला है कि आपकी अर्थव्यवस्था में डिमांड और कम हो जाएगी। इससे इसकी जगह मेरा मानना है कि अगर जो 1 लाख करोड़ यहाँ पे ना देके आप 1 लाख करोड़ रुपए इन सारी स्कीम में देते तो खर्चा बढ़ता, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको आप 100 रुपए देंगे तो पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा। वो अपनी पत्नी के लिए एक ब्लाउज खरीद लेगा, अपने लिए कमीज खरीद लेगा, बच्चे के लिए चप्पल खरीद लेगा, कुछ किचन के लिए खरीद लेगा, पूरा 100। अमीर आदमी के हाथ में 100 रुपए जाएगा तो ज्यादा उसका जो 30-40 रुपए खर्च करेगा, और जो अति अमीर है वो तो सिर्फ 5 रुपए खर्च करेगा, है ना। तो इसलिए वहां पे डिमांड बहुत कम बढ़ेगी, यहाँ डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। आपने इधर की तरफ आमदनी दे दी अमीरों की तरफ या अपर मिडिल क्लास की तरफ, क्योंकि जो 12 लाख से ज्यादा कमाता है मैं तो उसको अपर मिडिल क्लास कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है वो तो 3-4-5 लाख ही कमाता है साल का, है ना। तो 12 लाख से ऊपर कमाने वाला तो अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता है। तो अपर मिडिल क्लास और रिच को जो बेनिफिट मिलेगा उससे जो डिमांड है वो कम जनरेट होगी। यहाँ पे अगर आप देते तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा जनरेट होती, और इस समय समस्या डिमांड की है, तो डिमांड जनरेट करते हम सही ढंग से तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ने लगती। लेकिन सर निर्मला सीतारमण जी एक बात और कह रही हैं बजट में कि मिडिल क्लास को वो बहुत उत्साहित करेंगे कि वो खूब खर्च करे, और वो कहेंगे कि खूब फल खाओ और श्री अन्न का उपभोग करो हो। सर ये कैसे होगा? श्री अन्न इतना महंगा है, फ्रूट महंगा है, जब हमारी थाली में खाना ही सिक्योर नहीं है तो ये मिडिल क्लास को वो उत्साहित कह देने से क्या वो उत्साहित हो जाएगा? देखिए सारा जो सरकार का एक मकसद होता है कि अपने को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाना, है ना, कि प्रोपेगेंडा करे कि सब कुछ ठीक है ना, ये उसका एक हिस्सा है, वो रियलिटी नहीं है। तो कहना एक बार है और रियलिटी क्या है वो दूसरी बात है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो 12 लाख से ऊपर वाले हैं वो तो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास नहीं है ना। मिडिल क्लास जो है वो तो 3-4-5-7-8 लाख प्रति वर्ष की आय उसकी आय होती है, उसी कैटेगरी का है। तो हमारा मिडिल क्लास पे असर नहीं होगा, ये तो अपर मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब हम कहें कि भाई खाना चाहिए सबको, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, होना चाहिए, लेकिन होगा या नहीं वो अलग बात है। वो होगा तो तब जब आपकी आमदनी होगी, अगर आपकी आमदनी कम है तो आप नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें जो निर्मला सीतारमण। तो ये शब्द एक फाइनेंस मिनिस्टर के ठीक नहीं लगते, ये ऐसे जनता के बीच में जाने वाले लोग के शब्द हो सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह की बातें कहते हैं तो देखिए वो पॉलिटिशियन है। हाँ। देखिए प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमने मिडिल क्लास को कितना फायदा पहुंचा दिया, तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा के चलते हुए ये सारी बातें कही जाती हैं कि सब कुछ ठीक है, खुशहाली होगी। अब कौन नहीं चाहता खुशहाली हो, हम भी चाहते हैं खुशहाली हो, पर खुशहाली के लिए रास्ता क्या होना चाहिए? वो रास्ता होगा जब हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे, और संगठित क्षेत्र जो है उसके पास वैसे ही कैश बहुत है, उसको कोई कंसेशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अगर डिमांड होगी तो खर्च करेगा। हमारी जो इंडस्ट्री है जैसे फिक्की है, सीआईआई है, एसोचैम है, वो खुद ही कह रहे हैं कि डिमांड की कमी है, इसलिए हम एक्सपैंड नहीं कर रहे, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, खुद ही कह रहे हैं वो डिमांड चाहिए।
तो जब वो भी कह रहे हैं डिमांड चाहिए, तो डिमांड जनरेट कहाँ से होगी सही ढंग से, उसके तरफ सोचना चाहिए। पर क्या है कि इधर कुछ पॉलिटिकल एंगल भी था कि दिल्ली का इलेक्शन था, यहाँ पे सरकारी मुलाजिम हैं, बाकी हैं, तो उनको उत्साहित करने के लिए भी कि हमने तो देखो इतना कंसेशन दे दिया। पर सवाल ये उठता है कि अगर आपने इतना कंसेशन दे दिया और आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, तो आप किन चीजों पे काटेंगे जो आम जनता की जरूरतें हैं। तो ये सारा जो है मसला, ये पॉलिटिकल है। इस पे ऑपोजिशन पार्टीज को खुल के सामने आना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज मैं देख रहा हूँ देश में कमजोर पड़ गई हैं। उन पे ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड और ये सब होके, तो वो भी जो खुल के नहीं आती। नहीं तो आपने देखा पैंडेमिक के दौरान कितनी बुरी हालत थी, लेकिन उसको भी भुनाया नहीं ऑपोजिशन ने। ऑपोजिशन कहीं ना कहीं चुप रही। अगर आप देखें तो 2013, 14 में, 12 में बीजेपी रोज सड़क पे आती थी, रोज खुल के कैंपेन करती थी कि मतलब जो पॉलिसी पैरालिसिस है, अर्थव्यवस्था डिक्लाइन पे है, इन्फ्लेशन तेज है, करप्शन तेज है, वो खुल के जो सड़क पे आते थे, इससे उन्होंने कैंपेन किया। अब इतनी बड़ी चीजें हो गई हमारे पैंडेमिक के दौरान, लेकिन फिर भी रूलिंग पार्टी वापस आ जाती है, क्योंकि जो ऑपोजिशन अब इतना कमजोर हो गया है कि वो कैंपेन नहीं कर पाता इन चीजों पे। दूसरा, उनकी क्रेडिबिलिटी भी कम है ऑपोजिशन वालों की, क्योंकि ये लोग बार बार कहते हैं कि तो करप्ट हैं या परिवारवाद है या ये जो भी गड़बड़ियां रही 70 साल की, है ना, तो अपनी तरफ से ध्यान वो ये बता देते हैं कि ये चीजें हैं। और पब्लिक भी, क्योंकि इस समय पब्लिक के सामने कोई ऑपरेशन मोबिलाइज नहीं कर रहा, नहीं तो इन्फ्लेशन पे मोबिलाइज करे, यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उस पर मोबिलाइज करे। तो ऑपोजिशन क्योंकि मोबिलाइज नहीं कर पा रहा, इसलिए रूलिंग पार्टी को उसका फायदा पहुंचता है, और रूलिंग पार्टी अपना नैरेटिव बिल्ड करती है। तो मिडिल क्लास का नैरेटिव बिल्ड कर देगी। वो कहेगी देखो हम तो महिलाओं को जो कितना बेनिफिट दे रहे हैं, उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं, बस टिकट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। तो महिलाओं को भी उत्साहित कर लिया उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कि देखो तुमको अभी तक कुछ नहीं मिला, अब कुछ मिल रहा है। पर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो कितना नेगेटिव होगा, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। वजह यह कि आज पब्लिक लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रही, शॉर्ट टर्म में है, क्योंकि उसने देखा कि 75 साल में उसके हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं, तो उनको वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो इसलिए आज पब्लिक का विश्वास खत्म हो गया है पॉलिटिशियंस की तरफ से कि वो लॉन्ग टर्म में कुछ देंगे। तो कहते हैं आज आप हमें क्या देंगे। तो आज की बात ही सब जगह चल रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें हैं कि वो आज की बात कह रहे हैं कि आज हम आपको ये कैश दे देंगे, आपको बस टिकट दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसी में सारा का सारा वो हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डेट है, सरकार का डेट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है। जब इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो बजट में जो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो जो गरीब की तरफ जाने चाहिए रिसोर्सेज वो और भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नुकसान है। और वो आप देखें कि जैसे अभी नोटबंदी है, उससे करीब 10-12 लाख करोड़ का जो असंगठित क्षेत्र को नुकसान हुआ। फिर जीएसटी आया, उससे हर साल 10-12 लाख करोड़ का नुकसान है। तो आप देखें कि 2016 से अब 8 साल हो गए, 8 साल में करीब करीब 96 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। और जो फ्रीबीज के तौर पे आपने दिया, मुफ्त में अनाज दिया, बाकी सब किया, वो तो 3-4 लाख करोड़ रुपए है। तो 8 साल में आपको मिला कोई जो 30 लाख करोड़ रुपया, और नुकसान हो गया करीब जो 90 लाख करोड़ का। तो नेट में आपको नुकसान है, पर जनता को तो वो 30 लाख करोड़ दिखता है। वो जो 90 लाख करोड़ का जो उनका नुकसान हो चुका है वो तो दिखता नहीं, क्योंकि वो तो नोशनल है। वो अगर अर्थव्यवस्था ठीक चलती तो उनकी आमदनी 90 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई होती पिछले 8 साल में। वो उसकी जगह उनकी सिर्फ 30 लाख करोड़ बढ़ी है। तो ये नोशनल जो है वो पॉलिटिकल है। वो पॉलिटिकल पार्टी जब तक उस पर नहीं मोबिलाइज करेंगी, तब तक जनता को समझ नहीं आएगा। इस बजट में एक चीज और देख रहे होंगे आप कि नौकरियों की कोई बात सरकार ने नहीं की। जब बजट पेश किया गया, नौकरियों की बात बिल्कुल नहीं आई, लोन की बात आई, और एफडीआई को उन्होंने 100% कर दिया, इंश्योरेंस। हाँ, और उसके अलावा महिलाओं के लिए भी 2 करोड़ तक का लोन 5 साल के लिए कर दिया। और डाकखानों को भी 1.5 लाख ग्रामीण डाकखानों को भी अर्थव्यवस्था सुधार के नाम पे लोन आसानी से दिया जा सके, उसकी तरफ मोबिलाइज करने की बात कर दी। सर, एक भी नौकरी सरकार देने का कोई इंश्योरेंस नौजवानों को नहीं दे रही है। ये पूरा सिस्टम कैसे हम विकसित अर्थव्यवस्था 22 साल में बनेंगे, आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए, सरकार का जो आइडिया है वो तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम तो बहुत नौकरी डेवलप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ लोन दे रहे हैं, वहां लोन दे रहे हैं, बिजनेस फ्लरिश करेगा, लोग अपने आप ये नौकरी पैदा करेंगे वगैरह वगैरह।
तो इसलिए उनको लगता है कि अभी हमें नौकरी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए वो कर नहीं रहे। पिछले साल किया था क्योंकि इलेक्शन में उनको लगा कि इलेक्शन में उनको नुकसान हुआ कि नौजवान जो है वो परेशान है। अब उनको लगता है कि नहीं, अब तो हम सत्ता में आ गए और हम तो कह ही रहे हैं कि गिग वर्कर्स कितने बढ़ गए, यहाँ कितने बढ़ गए, वहां कितने बढ़ गए, और नौकरी हो गई है लोगों की, तो इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं। फिर मैं कहूंगा कि अगर ऑपोजिशन इस इशू को, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को बड़े लेवल पे टेकअप करे, तभी जाके ये जागरूकता बढ़ेगी और तब सरकार बाध्य होगी कि वो रोजगार की बात करे। अभी रोजगार की बात आपने जैसे कही, तो कहाँ पे रोजगार पैदा होता है? रोजगार पैदा होता है जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, है ना। जैसे कृषि में भी अब बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो रहा है। पहले आप हल बैल से करते थे, आज ट्रैक्टर से करते हैं। हल बैल में आपने 2-3 दिन लगाते थे एक एकड़ का, अब 2-3 घंटे में हो जाएगा। फिर जो आप हाथ से कटाई करते तो अब मशीनों से होती है ना। ये जो हार्वेस्टर कंबाइन आ गए हैं, फिर थ्रेशर आ गए हैं, फिर पोटैटो डिगिंग मशीन आ गई हैं, तो ये सारे काम मैकेनाइज। तो कृषि में भी अब रोजगार नहीं पैदा हो रहा। तो इसलिए हमको कहाँ जब रोजगार पैदा करना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है ना, क्योंकि कृषि में भी टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, फिर जो हमारा जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत कमजोर है रूरल एरियाज में, और जो टियर 1 टियर 2 सिटीज को छोड़ के टियर 3 वगैरह सिटीज में, तो इन सब में बहुत रोजगार हो सकता है। लेकिन सरकार के बजट में कहाँ पैसा जा रहा है? बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर, अब ये सब भी बहुत मैकेनाइज्ड हो गए हैं। अगर आप कहीं भी आज सड़क बनते देखें या पुल बनते देखें, तो उसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी क्रेन, उनके जरिए आपको 10 लोग काम करते दिखते हैं। रेलवे की लाइन लगती थी तो पहले उसमें हजारों लोग काम करते दिखते थे, आज बड़े बड़े जो मशीनों के जरिए 20-25 लोग काम करते दिखते हैं। तो यहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहाँ पे सरकार खूब खर्च कर रही है, उसमें भी रोजगार ज्यादा पैदा नहीं होता। तो इसलिए उनको जो करना चाहिए कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ज्यादा पैसा देना चाहिए, लेकिन वो रियल टर्म में गिरता चला जा रहा है। फिर शिक्षा में देना चाहिए, वो भी रियल टर्म में गिर रहा है। स्वास्थ्य में देना चाहिए, वो भी रियल टर्म में, क्योंकि शिक्षा में बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, टीचर्स अपॉइंट होंगे, जो शिक्षित नौजवान है उनको काम मिलेगा। उसी तरह हेल्थ के सेक्टर में काम मिलेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम मिलेगा। तो जो हो सकते थे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर, वहीं पे कटौती हो रही है, और जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है उनमें बढ़त हो रही है। तो ये तो उल्टी नीति है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में रोजगार पैदा नहीं होने वाला। जैसे आपका संगठित क्षेत्र है, जहाँ पे 6% लोग काम करते हैं, तो 90 में भी जो 6% काम करते थे, आज भी 6% काम करते हैं, जबकि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पर वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है या बहुत कम जा रहा है। तो 80% इन्वेस्टमेंट तो संगठित क्षेत्र में जाता है, उसमें नौकरी नहीं पैदा होती। और फिर आपका जहाँ पे कृषि है, जिसमें 46% लोग काम कर रहे हैं, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो 5% जा रहा है, उसमें भी मैकेनाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे भी नहीं हो रहा। तो आपका बचा नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी छोटी छोटी इकाइयां हो गई, आपके जो माइक्रो सेक्टर हो गया, स्मॉल सेक्टर हो गया। उसमें वो कहते हैं लोन ले लो, अपना काम करो। तो उससे वो लोन लेके तो और फंस जाते हैं। अच्छा, और जितने यूनिट बंद हो गए आपके नोटबंदी से, जीएसटी से, एनबीएफसी क्राइसिस से और फिर लॉकडाउन से, वो कैसे रिवाइव होंगे? अगर उनको सेठ साहूकार से लोन लेना पड़ता है तो बहुत महंगा पड़ता है, और अगर पब्लिक सेक्टर में भी लोन लेने जाते हैं तो वहां पे भी करप्शन बहुत है, तो वो भी महंगा पड़ता है। तो इसलिए वहां पे परेशानी है कि वो रिवाइव नहीं हो रहे। तो हमारा असंगठित क्षेत्र जो है वो गिरावट पे रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमारा ग्रोथ रेट 6 या 7% नहीं है, वो 1 या 2% है। क्योंकि संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र गिरावट है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र की गिरावट है वो हम कैप्चर नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तो असंगठित क्षेत्र भी बढ़ता होगा। पर लेकिन डेटा जो आ रहा है, सुझाव दीजिए कि असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा चिंता की बात है। जी हाँ, तो ये क्या आपके निगाह में सबसे बड़ा सुझाव कि असंगठित क्षेत्र सरकार ध्यान दे, क्या तरीका अपनाया जाए? अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, जितने भी एमएसएमई सेक्टर को कंसेशन दिए जाते हैं, वो मीडियम सेक्टर कंसेशन उठा लेता है, वो माइक्रो सेक्टर तक नहीं पहुंचता। और माइक्रो सेक्टर है 6 करोड़ यूनिट, और स्मॉल और मीडियम है 6 लाख यूनिट, और एमएसएमई का 97.5% रोजगार माइक्रो यूनिट्स में है। तो अगर माइक्रो गिरावट पे रहेगा तो कभी आपका रोजगार ज्यादा नहीं पैदा होगा। उसी तरह कृषि है, कृषि में लोग फंस गए हैं, वो शहर से वापस गए हैं, वहां पे उसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, तो वहां पे भी रोजगार नहीं हो सकता। तो उनको भी माइक्रो सेक्टर में, स्मॉल सेक्टर में आने की जरूरत है। तो पहले तो जो हमारे एमएसएमई को माइक्रो में अलग कर देना चाहिए, स्मॉल और मीडियम अलग कर देना चाहिए, और माइक्रो के लिए हमें अलग से जब प्रावधान करने चाहिए जिससे वो माइक्रो तक पहुंचे।
तो माइक्रो के लिए क्या करना चाहिए, वहां उनके कोऑपरेटिव्स बना देने चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव्स बनाने की बात है, एफपीओज की, उसी तरह यहाँ, क्योंकि माइक्रो में एवरेज में 1.7 लोग काम करते हैं। अब 1.7 लोग जो काम करते हैं वो क्या तो मार्केटिंग करेंगे, क्या फाइनेंस का काम करेंगे, और क्या ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम। ये तीनों के बिना उसमें डायनेमिज्म नहीं आएगा। तो अगर कोऑपरेटिव हो जाएंगे तो कोऑपरेटिव के तौर पे वो उनको फाइनेंस भी आसानी से मिल जाएगा और उनकी मार्केटिंग भी हो जाएगी, तब वो डायनेमिक हो जाएंगे, तब वो बढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि आपका जीएसटी है, उसकी मार स्मॉल सेक्टर और माइक्रो सेक्टर को पड़ी है। तो जीएसटी को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और ये मैं 2015 से लिख रहा हूँ कि जीएसटी हमारे देश के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहीं और नहीं है। ये लोग कहते हैं नहीं, फ्रांस में तो 1954 में आ गया था, पर फ्रांस में तो असंगठित क्षेत्र है ही नहीं। बाकी और देखिए, जितना हमारे देश में पलायन हुआ शहरों से गांव की तरफ पैंडेमिक के दौरान, उतना और किसी देश में नहीं हुआ। ना ब्राजील में हुआ, ना चीन में हुआ, ना कहीं हुआ। वो वजह है कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र बहुत गरीब है, उनका जो असंगठित क्षेत्र वो इतना गरीब नहीं है, या उतना उसने पलायन नहीं किया गांव से शहर की तरफ, जो जैसे हमारे यहाँ हुआ। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो बाकी देशों के भिन्न है, और उसके लिए अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। तो हमें जीएसटी को रिफॉर्म करके जो इनपुट क्रेडिट और ये सारी चीजें हैं, इसको खत्म कर देना है। सिर्फ लास्ट पॉइंट पे आप टैक्स दीजिए। तो जैसे कि अरुण जेटली कहते थे कि 95% जो यूनिट्स हैं देश के, वो सिर्फ 5% जीएसटी देते हैं, और 5% यूनिट जो बड़े हैं वही 95% जीएसटी देते हैं। तो ये 5% को आप जीएसटी में रखिए, बाकी को निकाल दीजिए, है ना। तो ये अभी तो जीएसटी में ये करप्शन बहुत हो रहा है, ब्लैक इनकम जनरेशन। पार्लियामेंट में बताया कि 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ टैक्स का। तो ये जो 5% है, इन पे आप जो ढंग से करिए। तो अभी जैसे हर महीने 4 बिलियन एंट्री होती हैं, उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। आप अगर ये इसको सिर्फ बड़ी यूनिट्स पे लगाएंगे, मीडियम यूनिट्स पे लगाएंगे, तो वो 4 बिलियन की जगह 40 मिलियन हो जाएंगे। मतलब 400 करोड़ की जगह वो 4 करोड़ हो जाएंगे। तो फिर आपका जो कलेक्शन ठीक हो जाएगा, तो आपका जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए लास्ट पॉइंट तो जीएसटी का रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये कुल जो हमें समझ में आया वो ये कि असंगठित क्षेत्र में भी जो माइक्रो है, माइक्रो लेवल पे जो है प्लानिंग, वो सरकार को सही करनी चाहिए। माइक्रो यूनिट्स के लिए उनके लिए प्रावधान अलग से करना चाहिए, जिससे कि उनको क्रेडिट भी मिले, एक रेगुलर क्रेडिट मिले कोऑपरेटिव की तरफ से, और सरकार टेक्नोलॉजी में उनको मदद करे। आज देखिए टेक्नोलॉजी में हम कितने पिछड़ गए हैं कि चीन से हम हाई टेक्नोलॉजी आइटम तो लेते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम जो हमारा माइक्रो सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, स्मॉल सेक्टर, वो भी वहां से आ रहा है। वहां मतलब गणेश की मूर्ति भी आ रही है, दिवाली की लाइट भी आ रही है, गुलाल और पिचकारी भी आ रही है, और मांझा भी आ रहा है। जब होता है तब आप एक अनाउंसमेंट कर देते हो कि वो खिलौने नहीं आएंगे, पिचकारी नहीं आएगी, तो वो लोगों को भी नुकसान इससे हो पर ये है कि वो बाकी और भी तो बहुत सारी चीजें, बैटरी हैं, पंखे हैं, है ना, जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी वहां से आ रही है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, सरकार उनको टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में मदद कर रही है। तो हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में सरकार को मदद करनी चाहिए, तभी जाके ये माइक्रो यूनिट्स डायनेमिक होंगे। और चीन का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यही हुआ कि 1980s में उनके जो विलेज इंडस्ट्री थी उसको खूब बढ़ावा दिया, वो 20-30% बढ़ी, और उसी से उनका जो मैन्युफैक्चरिंग में अब आज कंट्रोल है दुनिया भर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है उनका। हमारा वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी नहीं है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन ना होने का कहीं एक बड़ा कारण सर गांव में विद्युत आपूर्ति भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक ताजा खबर आई है कि उत्तर प्रदेश अपने गांव को बिजली देने में सबसे फिसड्डी है। तो अगर गांव में बिजली होगी तो प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन बिजली का अभी बड़ा मसला है देश में। देखिए वो तो मतलब पर्यावरण का भी मसला बहुत बड़ा है ना। पर्यावरण की वजह से आप देखें तो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना बढ़ते चले जा रहे हैं। अचानक गर्मी हो जाती है, अचानक बारिश हो जाती है, बेमौसम की बारिश, बेमौसम की गर्मी, तो उससे हमारा क्रॉप इफेक्ट होता है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। बेमौसम की बारिश से हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में प्रॉब्लम हुई, उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास सूरज अच्छी मात्रा में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ
बादल इतने नहीं होते जितने कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में होते हैं, तो हम अच्छी वो कर सकते हैं। उस पर रिसर्च करना जरूरी है। उसमें भी चीन आगे चला गया है हमसे, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया और उसमें भी स्केल इकोनॉमी इतनी है कि दुनिया में सबसे सस्ते वो जो सोलर पैनल वो सप्लाई करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, भारत में भी, सब दुनिया में कर रहे हैं। तो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कमजोर है। हम 0.7% जीडीपी का जो R&D पे खर्च करते हैं, जबकि चीन 3% करता है और उनका जीडीपी हमसे 5 गुना ज्यादा है। तो हमसे 20 गुना ज्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए वो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं और हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा $85 बिलियन का डेफिसिट है। तो एक जिसको हम शत्रु राष्ट्र मानते हैं, उसको हम $85 बिलियन का बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, और वो इसलिए कि हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए। तो टेक्नोलॉजी को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी, हायर एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। हम वहीं पर कटौती कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है हमारी कि हम किस प्रकार से विकसित होंगे। टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी, शिक्षा भी करना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी करना पड़ेगा, और इन सब पे प्रावधान एकदम तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर जब पिछड़ते रहेंगे। सर, अभी इस बजट में इन्होंने मतलब सडनली ऐसी बातें ले आए जैसे कि माध्यमिक स्कूलों में गांव के 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे, जिसमें हाई स्पीड डेटा होगा और वो तार बिछाए जाएंगे, वहां मोबाइल होना चाहिए। पहला सवाल दिमाग में आया इसको देख के, टीचर तो है नहीं, टीचर की वैकेंसी कई कई सालों तक आती नहीं, हायर में टीचर नहीं, माध्यमिक में टीचर नहीं है, लोअर में टीचर नहीं है, और तो जो हम ये खाली 50,000 लैब बना देंगे, उसका एक बड़ा बजट हो जाएगा, ये तो शायद बड़ी कंपनियों, अडानी अंबानी को ही इसका फायदा हो जाएगा। भाई वो अपने जियो लेके चले आएंगे, वो तार बिछा देंगे, मोबाइल कंपनियां आ जाएंगी, लेकिन जब टीचर नहीं होगा तो क्या ये सब चीजें सक्सेसफुल हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। टीचर नहीं है, और टीचर पे जो मतलब क्वालिटी होनी चाहिए टीचिंग की वो नहीं है ना। तो अगर आपका टीचर है भी और वो गलत सलत पढ़ा रहा है तो भी बच्चों को लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमें तवज्जो देनी पड़ेगी शिक्षा पे। तो टीचर की सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे जो अच्छे शिक्षित नौजवान है वो टीचिंग में आए। अभी तो लास्ट रिजॉर्ट है, अगर कुछ और काम नहीं मिला तो आप टीचिंग में आ जाइए। तो मन मार के वो टीचिंग करते हैं, और जगह जगह वो सही ढंग से टीचिंग भी नहीं होती है। सर, इस बार के बजट में जो सरकार ने, ये वित्त मंत्री ने जो गोल रखा है, पहला गोल है उसमें जीरो पॉवर्टी, और दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन, और तीसरा गोल जो है वो है सर्व सुलभ स्वास्थ्य सुविधा और बेहतरीन होगी। तो ये जो तीनों गोल हैं, 6 गोल में से ये 3 अहम गोल हैं। हम देखते हैं पॉवर्टी के बारे में, जो वो कह रही हैं कि ज़ीरो पॉवर्टी हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि शिक्षा वो हो जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन। तो हमारे पास ना स्वास्थ्य क्वालिटी है, ना हमारे पास शिक्षा क्वालिटी है, और गरीबी अभी दूर होने के लिए दिख रहा है कि कोई नज़दीक नहीं है, वो 22 साल में हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं, काम नहीं है, छिपी बेरोज़गारी है कृषि में। और हम इसको पूरा करने के लिए अगर हम चाहते तो हम शिक्षा को बेहतर बनाते, टीचर्स लाते वहाँ। उससे ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि अटल टिंकरिंग लैब से चीज़ें बदल जाएँगी। तो ये तीनों जो गोल हैं आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ये सब प्रोपेगेंडा होता है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, है ना, या शिक्षा बेहतर कर देंगे। तो कौन इससे मतलब अपोज करेगा? सभी मानेंगे ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि हम उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहे जो देना चाहिए। आपने सही कहा, जब रोजगार होगा तभी ये चीजें होंगी कि आप गरीबी कम करेंगे। लेकिन सरकार तो करिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑलरेडी बहुत कम हो गई है, वो 4-5% रह गई है, जबकि वो ऐसी तथ्यों में सही नहीं है। क्योंकि हमारा जो ई श्रम पोर्टल है, जिसमें 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, उसमें 94% बता रहे हैं कि एक्चुअली में वो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, है ना। तो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, मतलब वो गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं। तो गरीबी भी है। शिक्षा के बारे में जो एसर की रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो बता रही है 14 से 18 साल के बच्चे 40% दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, गणित नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य का हमने देखा ही, पैंडेमिक में लोग अस्पताल के बाहर मर गए। टियर 1 सिटी में, मेट्रो में हुआ कि ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बिस्तर नहीं मिल रहे आपको अस्पताल में, तो सब तरह की परेशानी रही। तो ये गोल तो अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए जितना प्रावधान करना चाहिए वो प्रावधान नहीं है।
तो इसलिए वो अचीव भी नहीं होंगे। तो ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है कि हम ये सब कर रहे हैं और ये सब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको उस पर बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमको तो ये देखना चाहिए एक्चुअल में कितना पैसा अलॉट हुआ है, उससे कितना असर पड़ेगा, और वो अभी बहुत दूर है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि इस बजट में एक ऐसा भी बात मेंशन है जो थोड़ी चिंता में डालती है कि सरकार 2025 से 2030 के बीच में कुछ अपनी जो परिसंपत्तियां हैं उससे पूंजी अर्जित करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। ये इशारा क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो वक्फ के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और वक्फ की लैंड को, देश में बहुत लैंड है, उसको कब्जा करने और उसको फिर इस पूंजी अर्जित करने के लिए किसी को देंगे, और ये बहुत छोटे में लिखा है, आपने देखा होगा ये बहुत छोटे में लिखा है। तो इसका क्या मतलब? क्या सरकारें ऐसा करती हैं या आम खास तौर पे ये कर रहे हैं 25 से 30 के बीच में? ऐसा ही देखिए, एक हमारे उसमें ना एसेट मोनेटाइजेशन की बात थी कि मतलब जो सरकारी जो लैंड है उसको मोनेटाइज करेंगे, वो किसी को प्राइवेट सेक्टर वाले को दे देंगे, और वो प्राइवेट सेक्टर वाला इनको पैसे उसके एवज में देगा, तो 30 साल के लिए उसको वो मिलेगा। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन की स्कीम को ये बढ़ावा दे रहे हैं 2025 से 2030 तक, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब उसमें कौन सा लैंड वो जो मोनेटाइज करेंगे, है ना, वो उनपे निर्भर करता है कि कौन सा वो समझते हैं कि जो प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि बहुत सारे तो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला लेगा नहीं। तो जो जहाँ पे उनको लगता है कि जो डेवलप लैंड है, या जैसे रेलवे का है, या जैसे रेलवे की बात चल रही है कि वहां पे रेलवे स्टेशन हैं, है ना, वो प्राइवेट सेक्टर जो चलाएगा, या जैसे कि कोई स्टेडियम है, उस स्टेडियम को प्राइवेट सेक्टर वाला चलाएगा। इस तरह की बातें अभी तक चल रही थी। अब ये आप जो कह रहे हैं कि वक्फ का लैंड है उसको करेंगे या नहीं करेंगे, पहले तो उनको उसको हथियाना पड़ेगा। अगर हथिया लेंगे तभी उसको कर पाएंगे। तो पहले तो अभी तो उस पे बिल लाने की कोशिश है ना, वो बिल किस प्रकार से आएगा, ऑपरेशन वो पास होने देगी या नहीं होने देगी, उस पे भी निर्भर करता है। पर इनकी कोशिश ये है कि जितना भी जो एसेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कैश इन करके और उससे सस्ते दामों में दे देते हैं। उनको मतलब, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है ना। अभी जैसे स्टेडियम है, अभी उसमें बहुत ज्यादा कुछ कमाई नहीं है, लॉस हो रहा है, तो इसमें उसका जो वैल्यूएशन है वो कम होगा। कब जब प्राइवेट सेक्टर उसको चलाएगा तो उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो एसेट मोनेटाइजेशन जो हो रहा है वो एक्चुअली सस्ते दामों पे ही होगा, और उससे फिर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। तो ये हम समझते हैं कि एक कुछ 4-5 पूंजीपतियों को खुश करने के लिए भी ये एक, जी हाँ, असल में सरकार के पास तो इतना एसेट है कि बहुत सारे बिजनेसमैन को दे सकते हैं, पर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देंगे। तो हमारे देश में क्रोनिज्म तो बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा कि कैसे अडानीज ने बहुत सारे एसेट एक्वायर किए हैं, टाटाज को एयर इंडिया मिल गया है, बाकी और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको एसेट मिल रहे हैं जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो एसेट मोनेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि कहने के लिए तो सरकार के पास ओनरशिप रहेगी, लेकिन चलाएगा वो प्राइवेट सेक्टर, और उससे वो फिर फायदा उठाएगा। तो ये बात बहुत छोटे में लिखी है, तो एक चिंता मन में आती है कि जरूर इससे, मतलब इस बजट को ऑन दी होल हम एक गरीब का बजट नहीं कह सकते। गरीब के लिए उसमें हमें बहुत कुछ नजर नहीं आया। क्या आपको नजर आता है? देखिए, ये तो बात हमारे सारे बजट्स में है कि वो बजट सिर्फ अमीरों के लिए होता है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो दिखाने के लिए तो हम जब बजट में पार्ट ए स्पीच में तो सब कुछ बोल देते हैं कि हम गरीब को देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, पर असलियत में क्या हो रहा है? असलियत में तो सिर्फ जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़ा बिजनेस है, उसी की तरफ बजट का रुझान रहता है। तो इसीलिए हमारी जो परेशानियां हैं वो पिछले 30 साल से और बढ़ती चली जा रही हैं। जो हमारा यहाँ जो गैर बराबरी है, एक तरफ बिलियनर्स की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, और उधर गरीब है कि आपको 5 किलो राशन उसको देना पड़ रहा है 80 करोड़ लोगों को। तो दिखा रहा है कि गैर बराबरी बहुत बढ़ रही है। और ये तो सिर्फ क्योंकि आप राशन दे रहे हैं 5 किलो, इसलिए कुछ मतलब लोगों को सहायता मिली, या कुछ आप उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं, महिलाओं के हाथ में दे रहे हैं, तो कुछ उनका हो रहा है। लेकिन असली में क्योंकि काम नहीं है, इसीलिए ये परेशानी है। तो काम जो है उसको कैसे पैदा करें, उसकी तरफ से सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, तभी गरीबी कम होगी।
लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका। नाजरीन, आप सुन रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार जी को। हमसे बहुत अच्छी गुफ्तगू की। किसी और रोज किसी और मौजू पर हम फिर आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। शुक्रिया।